हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज या फिर G7 के बारे में और जानेंगे किस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था में और विश्व की जो इकोनॉमी, जनसंख्या किस प्रकार इन पे डिपेंड करती है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप सभी वीडियोज़ के PDF, वॉइस मैसेजेस और स्पेशल PDF ले सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट हियर। तो चलिए अब बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं और किस प्रकार विश्व की इकोनॉमी इन पे डिपेंड करती है, कितना इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो G7 में 7 देशों का समूह है और उन कंट्रीज़ का नाम है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। ये 7 कंट्रीज़ मिलके G7 का एक समूह बनाते हैं। इनिशियली जब ये बना था उस वक्त G6 था, उसके बाद G7 बना, फिर G8 भी बनता है और फाइनली वापस G7 भी बनता है। तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि किस कौन सी ईयर में G6 था और कैसे ये G7, G8 और वापस G7 बनता है और कौन सा कंट्री ऐड होता है, वापस रिमूव होता है। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमी में किस प्रकार G7 का कंट्रीब्यूशन है। जितना दुनिया में ग्लोबल नेट वेल्थ है, जितनी नेट वेल्थ है उसका 62% से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली G7 ग्रुप कंट्रीज़ के पास नेट वेल्थ है। और G7 के अंदर यूरोपीय संघ जिसके अंदर आज 28 कंट्रीज़ हैं और ब्रिटेन के निकलने के बाद वहाँ पे 27 कंट्रीज़ रहेंगी, उनका भी एक सिंगल आप ये कह सकते हैं एंटिटी के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, परंतु उसको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। तो ये हमने बात की G7 के बेसिक्स के बारे में। अब बात करते हैं कि जो GDP है ना, हमारी जो टोटल GDP है इस कंट्रीज़ की, उनका 46% से अधिक का नेतृत्व तो ये 7 कंट्रीज ही करते हैं। विश्व में टोटल जितनी GDP है उसका अप्रोक्सीमेटली 46% ये G7 कंट्रीज ही रखती हैं। और PPP अर्थात परचेसिंग पावर पेरिटी या फिर क्रय शक्ति समानता के आधार पर जो GDP है उसका 32% से अधिक G7 कंट्रीज रखती हैं। तो हमने बात की 3 बेसिक्स आधार पे, टोटल नेट वेल्थ या फिर आप कह सकते हैं कि जितनी टोटल उनके पास अमाउंट है, जितना वेल्थ उनके पास है वो कितना है। उसके बाद हमने बात की GDP कितनी है और फाइनली PPP के आधार पर GDP कितनी है। ये 3 चीज़ों के आधार पे हमने G7 कंट्रीज़ को जाना। अब ये देखते हैं कि कैसे G6 से G7 तक आए, G7 से G8 आए और वापस G7 बना। इनिशियली जब ये बना G6 था। G6 बनने की शुरुआत भी 1973-75 में हो चुकी थी और फाइनली G76 में ये 6 कंट्रीज़ का ऑफिशियली मीट होती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। उसके बाद वहीं कनाडा का भी 1976, उसके बाद उसका एडिशन होता है और फाइनली 1997 में रूस का G8 में एंट्री होती है। और G7 जब वापस बनता है वो बनता है 2014 में। वो भी क्यों? क्रीमिया की इशू में। रूस क्रीमिया को हथिया लेता है और उसी वजह से रूस को G8 ग्रुप से निकाल दिया जाता है और वापस G8 G7 बन जाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे G7 से हम G6 से G7 बने, G7 से G8 बने और फाइनली वापस G8 से G7 बने। अब बात करते हैं जो रिसेंट इसकी समिट हुई है उसके बारे में। इसकी रिसेंट समिट कहाँ हुई है? कनाडा में हुई है और क्यूबेक में हुई है। और जो इसका ये सम्मेलन था, ये 44वां शिखर सम्मेलन था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी मेज़बान देश होता है उसका राष्ट्रपति या फिर वहाँ की जो आप ये कह सकते हैं मेजर पोस्ट है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। और इस वर्ष के लिए कुछ एजेंडे निर्धारित किए गए थे और वो एजेंडे क्या थे? G7 2018 के 5 मुख्य एजेंडे थे। पहला कि जितनी भी G7 कंट्रीज है उनको विकास में निवेश करना है, सभी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके। वहाँ पे आप हेल्थ केयर, वहाँ पे आप एजुकेशन, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके, इसके लिए हमें वहाँ पे निवेश करना है। ये उनका पहला एजेंडा रखा गया था। दूसरा, हमें आप ये कह सकते हैं रोज़गार को बढ़ावा देना है, हमें नौकरियों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार का काम हमें करना है, जॉब्स क्रिएट करनी है, उसके लिए हमें कुछ करना है। ये सेकंड एजेंडा रखा गया था। थर्ड एजेंडा, जलवायु परिवर्तन, महासागरों और स्वच्छ ऊर्जा को
लेके हमें एक साथ काम करना है। वैसे अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर भी G7 कंट्रीज ने जलवायु परिवर्तन पे बात की और ये डिसाइड किया कि हमें इस पे एक साथ काम करना है। फोर्थ जो पॉइंट था वो था कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया का हमें निर्माण करना है, जो कि अप्रोक्सीमेटली सभी ग्रुप्स का एक, आप ये कह सकते हैं, उद्देश्य होता है कि विश्व में शांति बनाई जाए और सुरक्षित दुनिया का निर्माण किया जाए। क्योंकि जब तक दुनिया में शांति बनी रहेगी तब तक आपस में और दुनिया के बीच जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती रहेगी। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, आपका इकोनॉमी ग्रो होने से आपका डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ हमें ये शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया का निर्माण करना होगा अगर हमें हमारा डेवलपमेंट करना है। और लैंगिक समानता अर्थात हमें महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना होगा। तो ये 5 मेन इश्यूज थे और मेन 5 एजेंडे थे जो इस बार की समिट में आगे लाए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ विवादित मुद्दे भी उभर के आए, उनके बारे में अब बात करते हैं। मेन 2 इश्यूज थे, पहला क्या था, कनाडा डेयरी उद्योग और दूसरा था US ट्रेड डेफिसिट। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले यहाँ पे हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। वो है टैरिफ क्या होता है और ट्रेड डेफिसिट या फिर व्यापार घाटा क्या होता है। टैरिफ को समझने से पहले ये देखते हैं क्या है ये 2 कंट्रीज आप सपोज कीजिए ए है और बी है। अब ए अपने प्रोडक्ट्स को कंट्री बी में बेचना चाहता है, परंतु बी चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करूं। तो बी अपने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए जो भी प्रोडक्ट ए से आ रहा होगा उस पर कुछ टैरिफ लगाएगा, उसकी अमाउंट पे। जैसे मान लीजिए कि उसने X% टैरिफ लगा दिया। इतना टैरिफ लगने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर इतना % टैरिफ लग के उसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। तो जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट में वो कंट्री बी में बेचा जाएगा। तो जहाँ कंट्री बी में जो लोग रह रहे हैं वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे जो कंट्री ए बेच रही है, क्योंकि उसकी अमाउंट अब बढ़ चुकी है टैरिफ की वजह से। तो अब कंट्री बी के लोग वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो कंट्री बी के अंदर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो ये हुआ टैरिफ की बात की किसी भी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाना, या फिर आप ये कह सकते हैं, आप एक टैक्स बोल सकते हैं। नॉर्मली भाषा में हम इसे कह सकते हैं, आप इस टैक्स बोल सकते हैं, अपन वो लगा रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की। सपोज यहाँ पे 2 कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी। अब ये दोनों आपस में व्यापार कर रही हैं, यहाँ से कुछ निर्यात भी होता है और यहाँ से कुछ आयात भी होता है। तो जब निर्यात आयात से कम हो जाता है किसी एक देश के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आयात निर्यात से ज़्यादा हो जाता है किसी एक देश के लिए, तो वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट होता है। और जब कभी भी किसी देश के लिए निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है तब हमें वहाँ पे सरप्लस मिलता है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट का मतलब आपका आयात तो ज़्यादा है और निर्यात आपका कम है। तो ये हमने बात की टैरिफ और व्यापार घाटे के बारे में। अब आपको ये दोनों इश्यू समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले इश्यू के बारे में बात करते हैं कनाडा डेयरी उद्योग के बारे में। जिस प्रकार ट्रंप अपने इलेक्शंस की जो कैंपेनिंग की थी उस वक्त उन्होंने अमेरिका को प्रायोरिटाइज करने का और अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाने का वादा किया था, उसी पे आज ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रंप को ये लग रहा है कि जिस प्रकार दुनिया के अधिकतर देशों ने अमेरिका पे टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं जिससे कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स वहाँ नहीं बेचे जा सके और वहाँ के प्रोडक्ट प्रायोरिटाइज हो सकें, तो अब ट्रंप ये चाहते हैं कि जो ये टैरिफ हैं ये कम हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कनाडा डेयरी उद्योग पे अपना काम स्टार्ट किया है। कनाडा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 300% वहाँ पे अमेरिकन प्रोडक्ट्स के, अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगे हुए हैं। तो ट्रंप ने वहाँ पे ये इशू रेज किया कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात की कि कनाडा डेयरी उद्योग क्या था और कनाडा डेयरी उद्योग का इशू क्या था। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि वहाँ पे ये टैरिफ कम किया जाए और अमेरिकन जो डेयरी या फिर आप कह सकते हैं अमेरिकन जो डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर अमेरिकन जो किसान हैं जो इनको पैदा करते हैं उनको भी वहाँ पे मौका मिल सके, चांस मिल सके अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और अपने आप को ग्रो करने का। दूसरा जो मेन इशू वहाँ पे उठाया गया वो था US का ट्रेड डेफिसिट, जिसको अब ट्रंप कम करना चाह रहे हैं। 2013 में जो US का ट्रेड डेफिसिट था वो था $478 बिलियन और आज के वक्त 2017 में या आप ये कह सकते हैं
कुल जो ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का वो 566 बिलियन डॉलर जो बढ़ गया है, हो गया है। अब बात करते हैं कि जो ये टोटल कितना निर्यात करता है यूएस और टोटल कितना आयात करता है। अमेरिका जो टोटल निर्यात कर रहा है वो 2.329 ट्रिलियन डॉलर का है और जो आयात कर रहा है वो 2.895 ट्रिलियन डॉलर का है। मोस्टली जो यूएस निर्यात करता है उसमें आप ये कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं या फिर जो बड़ी लेवल पे जो चीज़ें होती है उन्हीं को वो निर्यात करता है जो अन्य देशों के पास नहीं होता, परंतु जो बेसिक्स जो चीज़ें होती है उनको यूएस को आयात करना पड़ता है। अपन इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया से यूएस का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, क्योंकि इंडिया यूएस को अप्रोक्सीमेटली सॉफ्टवेयर का जो जितना भी हिस्सा है वो इंडिया यूएस को आप ये कह सकते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम फायदे में हैं और यूएस नुकसान में। इवन इंडिया ने यूएस पे 100% टैरिफ भी लगा रखा है, अर्थात अगर कोई प्रोडक्ट यूएसए का इंडिया में आके बेचा जाएगा तो उस पर 100% टैरिफ होगा। तो ये हमने बात की यूएस के ट्रेड डेफिसिट की, जिसको अब कम करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आपके लिए यहाँ पे बात आती है कि विश्लेषण कैसे किया जाए, क्योंकि हमें लिखना है एनालिसिस और हमने यहाँ पे इतनी स्लाइड्स में सब कुछ कंप्लीटली एनालाइज किया G7 के बारे में। अब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें कि G7 दुनिया को किस प्रकार आर्थिक रूप से सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं, जो उनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है उससे क्या पूरे विश्व की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। पहला आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दूसरा, उनकी जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो क्या कि दूसरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, अर्थात या पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो ये दो बातों को आप आर्थिक आधार पे देखेंगे कि क्या ये विश्व की इकोनॉमी को फायदा कर रहे हैं, और दूसरी बात, क्या इनकी इकोनॉमी ग्रो होने से दूसरी इकोनॉमी पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। दूसरे पॉइंट पे जो आप लिखेंगे एनालिसिस का कि सामाजिक आधार पे कि हमारा जो समाज है क्या G7 सामाजिक रूप से भी कुछ काम कर रहा है या सिर्फ इकोनॉमिकली काम कर रहा है। तो इन तीन चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं देखता हूं कि कौन सही कंप्लीटली इसको एनालिसिस करके आंसर वहां पे लिख रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।